कल दोपहर लगभग 3 बजे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसको लेकर अलग अलग राज्यों में कितने चरणों में चुनाव होंगे ये भी संभावित तौर पर बताया जाएगा। इसके साथ ही कल ही हम आपको बता दें कि 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आज उनकी एक मीटिंग हुई है और कल संभवतः 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा इन तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा के साथ 4 अन्य राज्य भी ऐसे हैं जिसमें चुनाव हो सकता है। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग राज्यों से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख सत्येंद्र चौहान का कर लेते हैं। सत्येंद्र, आपसे मेरा सवाल हरियाणा और पंजाब को लेकर था। हरियाणा जहां पर 10 सीटें हैं, पंजाब जहां पर 13 और एक अगर चंडीगढ़ को भी जोड़ लें, इन सभी राज्यों में कितने चरणों में चुनाव संभव है 2019 से अगर कंपेयर कर लिया जाए? और इसके साथ ही पंजाब में क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव में हमने देखा था किस तरह से एक बड़ा उलटफेर आपने किया था। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मैंडेट हो सकता है? देखिए, यहाँ पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। पहली बार ऐसा होगा अगर अकाली दल और भाजपा का गठबंधन नहीं होता है तो दोनों आमने सामने होंगे। जबकि पुराना इतिहास उठाकर देखें तो अकाली दल और भाजपा चुनाव मिलकर लड़ते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। तो पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आप बहुत बहुमत के साथ विधानसभा में चुनाव जीती थी, लेकिन उन चुनावों के 3 महीने बाद ही संगरूर, जहां से मुख्यमंत्री भगवंत मान आते हैं, संगरूर का उपचुनाव हार गई थी आम आदमी पार्टी, ये भी याद रखना होगा। लेकिन उसके बाद एक चुनाव और हुआ, जालंधर का उपचुनाव, वहां पर आम आदमी पार्टी जीत गई। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि इन चुनावों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला होगा। अगर अकाली दल और भाजपा का गठबंधन हो जाता है तो फिर तस्वीर में ये दोनों गठबंधन भी चुनावी मुकाबले में आ जाएंगे। हरियाणा की बात करें तो आप देखिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाया गया और उनको करनाल से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक, सोनीपत, हिसार, कुरुक्षेत्र 4 लोकसभा की सीटें अभी नहीं घोषित करी है और उन पर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस की भी सीटें अभी घोषित नहीं हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कई सीटें अनाउंस कर दी हैं और ज्यादातर पर उन्होंने अपने मौजूदा मंत्रियों को, जो हैवीवेट मिनिस्टर्स हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो हरियाणा और पंजाब की बात करें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और कांटे की टक्कर का ये मुकाबला होगा। पिछली बार की अगर हरियाणा की बात करें, 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि वोटों में सेंध लग सकती है। लिहाजा बड़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ टिकटों का बंटवारा किया गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मुख्यमंत्री से हटाकर करनाल से उम्मीदवार बनाया गया है। हिमाचल की भी बात कर लेते हैं। हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी पीछे घटनाक्रम हुआ है, पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला, सरकार गिरते गिरते बची, तो वहां पर भी मुकाबला सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। हिमाचल में कोई तीसरी पार्टी का वजूद नहीं है। वहां पर आमने सामने भाजपा और कांग्रेस होते हैं। अनुराग ठाकुर का नाम घोषित कर दिया गया है। शिमला से सुरेश कश्यप, दोनों मौजूदा सांसद हैं, दोनों का नाम घोषित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस की लिस्ट अभी आनी बाकी है और 2 हिमाचल की अभी भारतीय जनता पार्टी भी 2 उम्मीदवारों का जो है नाम अभी घोषणा करने वाली है। तो कुल मिलाकर अब चंडीगढ़ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसा है केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसा केंद्र है जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की राजनीति से मिलकर बना हुआ है। यहाँ से मौजूदा सांसद किरण खेर है। चंडीगढ़ में कम दिखाई दी, मुंबई में ज्यादा दिखाई दी। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, 2 बार से सांसद है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी रोकेंगे जो है आपको। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि एनडीए गठबंधन 400 के पार पहुंचेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। सुनिए। और क्या पूरे देश में सुना? अब की बार 400 बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार अब की बार पूरी ताकत से बोलिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुनाई दे। अब की बार
अशरफ वानी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, पिछली बार 6 सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव हुआ था, इतने ही चरणों में इस बार भी संभव है और नजर इस बात पर भी है क्योंकि प्रधानमंत्री का हाल ही का वहां का दौरा कई मायनों में बेहद अहम इस चुनाव के लिहाज से। नेहा, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल पिछली बार तो 7 चरणों में चुनाव हुआ था, तब लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के साथ था, एक ही राज्य था। अब 2019 को जो अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद काफ़ी सारा बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है और साथ ही साथ जो है परिसीमन भी 2022 में हुआ, जिसमें काफ़ी कुछ फेरबदल जो है जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों में हुआ है। जैसे कि जो दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग की लोकसभा सीट है, अब उसमें पुंछ और रजौरी का इलाका भी आया है और पीर पंचाल के इस पार और उस पार जो है ये लोकसभा सीट बन गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़र कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में लोगों और राजनीतिक दलों को ये उम्मीद है कि हो सकता है कि कल ही घोषणा हो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की। पिछले 8 साल से जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं हुआ। पिछली बार जो है सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की, वो फिर जो अनुच्छेद 370 हटने से पहले जो है एक दूसरे का समर्थन वापस लेने के साथ गिर गई और उसके बाद कोई चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। और जाहिर है कि काफ़ी सारे जो है चिंतित हैं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल, खासतौर से सत्ताधारी जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दशकों तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर में राज किया था। तो केंद्र सरकार ने जिस अंदाज से सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की बात कही है, उसके बाद प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते जो है कश्मीर के दौरे पर आते हैं, यहाँ पर उनकी सफल जो है एक जनसभा होती है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आज तक के साथ ही इंटरव्यू में ये बात मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश हैं उनका पालन होगा। तो जाहिर है जब उनका पालन होना ही है तो उसका मतलब है कि चुनाव जो है लोकसभा चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी होंगे, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ा मामला होता है जम्मू कश्मीर के चुनावों के लिए। तो जाहिर है कि सुरक्षा एजेंसियां भी और गृह मंत्रालय भी नहीं चाहेगा कि ये पूरा कामजाम जो है चुनावों के लिए 2 बार कुछ ही महीनों के भीतर करना पड़े। तो एक ही बार चाहे 6 चरण में चुनाव हो या 5 चरण में चुनाव हो, तो एक ही बार जो है जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। जहां तक पार्टियों की बात है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जम्मू में 2 लोकसभा सीटें तो जीती है, लेकिन कश्मीर में अभी तक कभी खाता नहीं खुला है बीजेपी ने। जाहिर है कि बीजेपी की नजर होगी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं वहां पर। रांची से मेरे सहयोगी सत्यजीत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, झारखंड में विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने पासा पलट दिया, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाए कि वहां पर यही जो परचम उन्होंने विधानसभा में लहराया वही लोकसभा में भी कायम रहेगा? मैं पहले आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे विधानसभा में पिछले बार 2019 में बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं रहा था। यहाँ पे रूलिंग अलायंस जो है वो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, वो लोग मेजोरिटी में है। तो बड़ी बात यह है कि अब जो इंडिया गठबंधन यहाँ से चुनाव लड़ेगी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 14 लोकसभा सीटें हैं और उसमें 12 पे एनडीए का कब्जा है। 11 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी और उसके घटक एजेएसयू को 1 सीट पर जीत मिला था। एक ही सीट पर उसने चुनाव लड़ा था, 1 सीट पर उसको जीत हासिल हुई थी गिरिडीह के लोकसभा सीट से। और 1 सीट जिस पर कांग्रेस ने खाता खोला था चाईबासा से, वो भी जो सांसद थी गीता कोड़ा, वो अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो कांग्रेस सांसद विहीन है। कांग्रेस का झारखंड से अभी फिलहाल लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और राज्यसभा में भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और इसके अलावा 1 सीट जो जीती थी इंडिया गठबंधन के घटक जेएमएम ने, वो राजमहल का सीट था। यानी 13 सीटें अभी एक तरह से देखा जाए तो झोली में है एनडीए फोल्डर के और 1 ही सीट जो है इंडिया के पास है। तो देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि खोने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एनडीए के पास बड़ी चुनौती होगी कि जिन 13 सीटों पे अभी उनका कब्जा है उसको वो रिटेन कैसे करें, उसको वो बचाए कैसे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने पिछले दौरे में स्टेज सेट कर दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि इस बार का लोकसभा चुनाव जो है उसका एजेंडा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, साथ ही साथ
विकास जो है उसमें बीजेपी बिलीव करती है। उन्होंने ये संकेत दिए थे। सिंदरी का जो फर्टिलाइजर कारखाना था वो लगभग 20 सालों से या उससे ज्यादा से बंद पड़ा हुआ था, पुरानी मांग थी उसको खोलने की, तो उसका उन्होंने उद्घाटन किया। उसके साथ ही भ्रष्टाचार पे जोरदार प्रहार उन्होंने अपने पिछले दौरे में किया था। उन्होंने जेएमएम को यह तक कह दिया था कि जमकर खाओ पार्टी है। इसके अलावा अपीजमेंट पॉलिसी में कांग्रेस जेएमएम विश्वास रखती है। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। साहबगंज का जो इलाका है जहां से बंगाल सटता है, मालदा का इलाका, और वहां से पोरस बॉर्डर जो है बांग्लादेश के जरिए जो यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद यहाँ जो क्राइम बढ़ा है, डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है, ये तमाम मुद्दे जो हैं प्रधान। और इस बीच सीए एक अहम मुद्दा लोकसभा चुनाव में रहने वाला है 2024 के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कैसे ममता बनर्जी ने इसे अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया, सुनिए क्या कह रही है वो। অন্য রাজ্যেও তারা তাদের দায়িত্ব নেবে। সারা ভারতবর্ষে যদি কোনোদিন সুযোগ আসে আমরা কিছুতেই এই আইন করতে দেব না। और एनआरसी हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। चुनाव को 2 दिन पहले टॉर्चर करके, एट्रोसिटीज फैला के, डॉट फैला के करने का जरूरत क्या है? ऐसे तो लोग दुखी है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट का पास में चला जाता है ईडी, सीबीआई, जनता का पास में भी चला जाता है। आदमी को बुला के बोलता है सुनो बीजेपी करो, तुम बीजेपी करोगे तो तुम वॉशिंग मशीन में सादा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, और तुम बीजेपी नहीं करेंगे तो तुम काला हो जाएगा। ऐसा कभी देखा कोई देश में है? ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं, महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। नहीं, मगर आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? ऐसा बड़ा नंबर है। आम आदमी को, किसान को, मजदूर को, हमें यह नंबर समझ ही नहीं आता। मेरे सहयोगी ब्रिजेश दोषी इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। गुजरात में 26 सीटें हैं ब्रिजेश, और ऐसे में पिछली बार हमने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन देखा था। 24 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी। इस बार ये गठबंधन कहां तक संभव है? देखिए, ये पहली बार गठबंधन हुआ है नेहा, और 24 और 2 का जो है आंकड़ा सेट किया गया है। 2 पे आम आदमी लड़ रही है, 24 पे कांग्रेस। कांग्रेस से सिर्फ 7 उम्मीदवार घोषित हुए, 17 अभी बाकी है, और दूसरी ओर भाजपा ने 22 उम्मीदवार जो हैं वो घोषित कर दिए हैं, सिर्फ 4 बाकी है। भाजपा ने इस बार आंकड़ा रखा है 5 लाख की लीड हर सीट पे रखी है, और आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संसदीय इलाके से जो है चुनाव प्रचार के श्री गणेश कर दिए हैं। आज उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और पूरी तरह से कहा कि हम विनम्रता से मतदाताओं के पास जाएंगे और महान भारत की संकल्पना लेके आगे बढ़ेंगे। ये साफ तौर पे उन्होंने कहा है। मतलब कि जो टारगेट सेट किया है बीजेपी ने, वो गुजरात के लिए बहुत ही बड़ा टारगेट है। 26 सीटें 2 बार जीत चुकी हैं, 2014 और 19 में। तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी तैयार है, और इस बार लक्ष्य और कड़ा किया गया है। हैट्रिक के साथ साथ हर लोकसभा में 5 लाख की लीड लाए उम्मीदवार, तो ये लक्ष्य के साथ चल रही है। पिछली बार नवसारी से भाजपा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल पूरे देश में सबसे ज्यादा लीड लेके जीते, 6,89,000 की, तो वो सबसे ज्यादा लीड थी। और इस बार नवसारी और गांधीनगर में टक्कर होगी, दोनों जगह पे सबसे ज्यादा लीड कौन लाएगा, क्योंकि गांधीनगर में अमित शाह लड़ रहे हैं और सीआर पाटिल पिछली बार के सबसे ज्यादा लीड थी। तो ये एक यहाँ पे जो है वो एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही चुनाव की बात करूं तो गुजरात में हमेशा एक ही चरण में चुनाव होता है। पिछली बार तीसरे फेज में 23 अप्रैल को चुनाव हुआ था। इस बार भी लगभग माना जा रहा है कि दूसरे या तीसरे फेज में जो 20 अप्रैल या
30 अप्रैल के आसपास जो है गुजरात में चुनाव की घोषणा होगी। सभी 26 सीटें एक साथ घोषित की जाती है और यहाँ पे बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि 26 की 26 सीटें जीतेगी, गठबंधन हो या ना हो। हालांकि गठबंधन कर दिया गया है और कांग्रेस में थोड़ी नाराजगी भी थी कि अहमद पटेल की जो सीट थी भरूच सीट, उसको लेकर उनके बेटे और बेटी नाराज थे और फिर भी वो आम आदमी पार्टी को दी गई। आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों कुछ देर में बड़ौदा में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चुनाव का, लोकसभा चुनाव का कैंपेन शुरू कर रहे हैं। तो एक साइड अमित शाह ने कैंपेन शुरू कर दिया, दूसरी साइड आम आदमी पार्टी ने भी कैंपेन शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी कैंपेन शुरू नहीं किया गया। पिछले सप्ताह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात से होकर गुजरी थी और उसी में जो 7 जिले थे वहां से जो गई यात्रा पास हुई वही प्रचार हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से अभी कोई तैयारी नहीं दिख रही। कई बार ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस ने जो है अब भाजपा के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।